सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जिसका महायुद्ध का पार्ट 7। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जी के जिसके जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको जी के जिसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने 6 पार्ट और बना रखे हैं। ठीक है, जी के जिसके महायुद्ध के, उसमें से भी दोस्तों स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले। ठीक है, अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो उन पार्टों को जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथकली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो रासलीला, मयूर और ठीक है ख्याल नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं दोस्तों? तो घूमर नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों नागालैंड की। तो नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार का नाम है हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, जिसे दोस्तों त्योहारों का त्यौहार भी बोलते हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो धर्मपाल ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कर दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगाकर उसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों विश्वविद्यालय की बात आई है तो विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने करी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो सर सैयद अहमद खान ने करी थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इलाहाबाद की संधि किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों? तो इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों? तो वो था भीमसेन द्वितीय। ठीक है, यानी कि गुजरात का सोलंकी शासक मूल राज्य, ठीक है, इसका नाम था भीमसेन द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भीमसेन द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, यानी कि तराइन के दोनों युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। ठीक है, मैं आपको दोनों युद्धों के बारे में बताता हूँ। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि दोस्तों 1191 में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का। ठीक है, उसमें जो क्या 1192 में हुआ था उसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत गए थे। ठीक है, पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे वाले में मोहम्मद गौरी जीत गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको अंग्रेजी में WTO बोलते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों? तो ये उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। ठीक है, अच्छा दोस्तों राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के पास है दोस्तों? तो अनुच्छेद 72 के पास क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है,
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है दोस्तों? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन को पछाड़कर अब अपना भारत बन गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत नंबर 1 पर आ गया और चाइना नंबर 2 पर आ गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्धा नदी जो है निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है दोस्तों? तो ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। गोदावरी की और कौन कौन सी नदियाँ दोस्तों जो कि सहायक हैं? तो एक है दोस्तों प्रवर नदी, एक है दोस्तों पूर्णा नदी, एक है वैनगंगा और एक है पैनगंगा, ठीक है। और वर्धा नदी भी गोदावरी की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक त्र्यंबक पहाड़ी है, तो वहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। गंगा नदी की बात करते हैं दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमालय से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन नदी, ठीक है, जो कि दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो भीमा, तुंगभद्रा, कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों महानदी की। तो महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सिहावा से निकलती है, ठीक है। सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा ने कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों? तो ये है आर्टेमिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति था बज एल्ड्रिन, ठीक है। दोस्तों ये दोनों किससे गए थे, किस यान से गए थे मतलब? तो ये अपोलो 11 से गए थे, ठीक है। और कब गए थे दोस्तों? तो 20 जुलाई 1969 को गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था राकेश शर्मा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन थी दोस्तों? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार-भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताता है कि चंद्रमा मतलब ज्वार-भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जिम्मेदार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? यानी कि तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रकाश का अपवर्तन तारों का टिमटिमाना, ठीक है। मतलब तारे किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है दोस्तों? तो ये किस घराने से संबंधित है दोस्तों? तो ये इंदौर से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तो ये सारंगी और बीणा वादक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक की, ठीक है। तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है दोस्तों? तो पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रसिद्ध तबला वादक कौन है दोस्तों? तो उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन कौन भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली, ठीक है, ट्रांस वुमेन है, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह है नर्तकी नटराज, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। यानी कि भरतनाट्यम नृत्य करती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इतना आपको उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है,
समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल किया गया है दोस्तों? तो श्रमिक संघ, ठीक है, जो कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया विषय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत, ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषय शामिल किए गए थे। और वो कौन कौन से विषय थे दोस्तों? तो एक थी शिक्षा, और एक था दोस्तों वन, एक था दोस्तों नापतोल, और एक था दोस्तों वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, और एक था दोस्तों न्याय प्रशासन, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों 5 विषय थे जो कि दोस्तों राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, नियुक्ति, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 165 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अच्छा दोस्तों, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सलाह पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली दी गई है दोस्तों? तो ये 3 प्रकार की न्याय प्रणाली दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वो कौन कौन सी प्रणाली है दोस्तों? तो मैं आपको सारी प्रणाली बताता हूँ, ठीक है, तीनों। यानी कि पहली है राजनीतिक न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय, और तीसरा दोस्तों आर्थिक न्याय, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन, ठीक है, मूल्यों की घोषणा करता है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ये कृषि और सहकारिता विभाग करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एमएसपी बोलते हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। कभी कभी दोस्तों एमएसपी की फुल फॉर्म पूछ लेता है वो, यानी कि एमएसपी को हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं, ठीक है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये कृषि और सहकारिता विभाग जारी करता है, ठीक है, इस मूल्य को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ठीक है, आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना खालिस्तान के रूप में जानी जाती है दोस्तों। तो ये जनगणना के रूप में जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, जनगणना जो होती है कितने साल बाद होती है दोस्तों? तो 10 साल बाद होती है, ठीक है। जनगणना जो होती है हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों 2011 की जनगणना की। तो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी दोस्तों? तो 1872 से 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है, जो कि 2011 की थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन बनता है एक, तो 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो 2011 में जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, ठीक है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है तब, ठीक है, कब चलती है दोस्तों? माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, यानी कि बी और सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, यानी कि ध्वनि की गति अधिक हो जाती है जब तापमान में वृद्धि की जाती है, और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है जब मतलब ध्वनि की अधिक गति हो जाती है, यानी इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी दोस्तों? तो ये किसने करी थी दोस्तों? जो सबको पता होगा, ठीक है। तो ये करी थी कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि जीवों के वैज्ञानिक नाम किसने खोजे थे दोस्तों? तो कैरोलस लिनियस ने खोजे थे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो बिना बुझा चूने का उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 कोसेरुक होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 28 कोसेरुक नहीं होते दोस्तों, 24 कोसेरुक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 28 नहीं होते हैं, ये 24 होते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्यकरण में मौजूद होते हैं, ठीक है। इस स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्टेप जो होती है दोस्तों मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मानव शरीर में मौजूद, ठीक है, एस्पेंडिक्स एक अफसोसी अंग है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 28 नहीं होती हैं ये, 24 कोसेरुक होती हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। तो हाथी को धरोहर पशु घोषित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय। कब किया गया दोस्तों, तो 2010 को किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है दोस्तों, तो हाथी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा दोस्तों। तो ए सूटेबल बॉय, जो कि अमिताभ का एक उपन्यास नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों ए सूटेबल बॉय की, ठीक है। तो ये किसका उपन्यास है दोस्तों, तो ये विक्रम सेठ का उपन्यास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विक्रम सेठ का एक फेमस उपन्यास है, क्या नाम है उसका दोस्तों, तो द गोल्डन, ठीक है, द गोल्डन गेट उपन्यास, जो कि दोस्तों विक्रम सेठ का है, ठीक है। और एक है दोस्तों ए सूटेबल बॉय, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा द शैडो लाइन्स किसकी है दोस्तों, तो ये अमिताभ घोष का है, ठीक है। सी ओ पीपीज, ठीक है, पोपीज किसकी है दोस्तों, तो ये अमिताभ घोष का है, ये भी ठीक है। और अच्छा दोस्तों, द सर्कल ऑफ रीजन, ये भी किसका, अमिताभ घोष का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ए सूटेबल बॉय किसका है दोस्तों, तो विक्रम सेठ का है। और इसके अलावा दोस्तों द गोल्डन गेट भी विक्रम सेठ का उपन्यास है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। परमाणु ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने हैं दोस्तों। तो ये कौन बने हैं दोस्तों, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कुल्लू घाटी है कहाँ पर, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के किनारे कुल्लू घाटी स्थित है, ठीक है। तो इतना आपको उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है दोस्तों। तो कौन सा राज्य है सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश नहीं मनाता, ठीक है, केरल मनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश नहीं मनाता, ये केरल मनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश कौन सा महोत्सव मनाता है दोस्तों, तो शायर महोत्सव कौन मनाता है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश मनाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध महोत्सव कौन, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है मालवा महोत्सव, ठीक है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश मनाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गोवा का एक प्रसिद्ध महोत्सव पूछता है, ठीक है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है साओ जाओ महोत्सव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, इसका इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथकली, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केरल का प्रसिद्ध त्यौहार का नाम क्या है दोस्तों, तो ओणम त्यौहार, ठीक है। ओणम त्यौहार भी और सुंदरेश्वर महोत्सव भी, जो कि दोस्तों केरल में मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी तो शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।